बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आप सभी को नमस्कार। आज की इस भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, उसके अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर जी जयशंकर बाबू जी और उमेश जी और सभी कार्यशाला में सहभागीगण, हेलो सभी सर। को सादर नमस्कार करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय है भाषा प्रौद्योगिकी एवं साइबर धोखाधड़ी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड साइबर फ्रॉड्स। तो वैसे देखा जाए तो दोनों भी टर्म्स है, बहुत ही टेक्निकल लगते हैं। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में तो टेक्नोलॉजी शब्द है ही, और साइबर फ्रॉड्स अगर बोलते हैं तो बोलते कि नहीं, हाँ ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, जो कि फ्रॉड्स कैसे होते हैं, ये लोग कैसे पैसा ढांपते हैं, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं टेक्निकल है। और इन विषयों को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे मन में एकदम वायरस या फिर कोई मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर या कोई वॉर्म्स, ट्रोजन, इस तरीके के बहुत ही संदिग्ध और क्रिटिकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजी साइबर सिक्योरिटी विषय से संबंधित आ जाती है। पर ऐसा है कि जब हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को साइबर फ्रॉड्स के साथ, तो ये टेक्निकल नहीं रहता है, ये टेक्निकल नहीं रहता है, ये तो भाषा का जादू है, ऐसे कुछ लगने लगता है। तो ये कैसे लगता है, ये क्या चमत्कार होता है कि भाषा और साइबर फ्रॉड कैसे जुड़ा है, या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी और साइबर फ्रॉड कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम लोग इस विषय के माध्यम से देखने वाले हैं। आज वो समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भाषा से शुरुआत हो रही है, मैं प्रौद्योगिकी और साइबर धोखाधड़ी को छोड़ रही हूँ, भाषा से शुरुआत हो रही है। तो हमें सबको पता है कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, पर अभिव्यक्ति की परिभाषा ही अभी बदल गई है, क्योंकि अभी हम लोग तकनीकी मंच के साथ हमेशा जुड़ाव रखने की कोशिश करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम हमारे दोस्तों को ईमेल भेजते हैं, हमारे दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, एसएमएस करते हैं, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे जो पारंपरिक संचार का माध्यम था वो अभी काफी बदल गया है। हम लोग अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक साइबर विलेज की तरह काम करते हैं और एक दूसरे से मिनटों में नहीं, सेकंडों में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो संचार है हमारा एक दूसरे के साथ जो हो रहा है, ये केवल भाषा के साथ ही हो रहा है, जैसे कि पहले होता आ रहा था। अब जब यहाँ पे संचार की हम लोग बात करते हैं तो भाषा केवल कम्युनिकेशन तक ही नहीं रहती है, वो ज्ञान का भी एक माध्यम बनती है। इससे जिससे हमारी सामूहिक आदान प्रदान और समझ भी आकार लेती है, और हम लोग और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कुछ हमारी कॉमन भावनाएं होती है, कुछ जैसे सामूहिक विचार होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, और भाषा मानवीय विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का भी एक शक्तिशाली उपकरण है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो भाषा है, केवल क्या भावना और विचारों तक ही सीमित है? नहीं। अभी देखिए इसका जो भाषा का महत्व है, अगर मैं बोलूंगी कि विचार है, भावनाएं हैं, आप अनुभव साझा कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, वो एक संस्कृति का प्रतीक भी है। अब ये जो भाषा है, पर अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल माध्यमों के जो आदान प्रदान है, तो किसी को अगर फोन कॉल आ जाता है, किसी को अगर आप ही की भाषा में, मान लीजिए हिंदी में या फिर मान लीजिए अंग्रेजी में फोन कॉल आता है और वो अपना सा लगता है, तो हम लोग उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, उसको भी नमस्कार करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ऐसा एक सवाल मेरे मन में आया, जो कि मैं आप सभी से पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे कई सारे कॉल्स हमें आते हैं, तो ऐसा कोई अनजाना कॉल आपको कभी आया है क्या? कोई भी प्रतिभागियों में से जो भी सहभागी है यहाँ पर, एक कोई आंसर दे दे कि ऐसा कोई कॉल आया है आपको अनजाने व्यक्ति से, पर फिर भी वो अपना, या फिर ऐसे लगा कि नहीं इस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा कोई कॉल आपको कभी मिला है क्या? उमेश जी आप ही बता दीजिए कि आपको कभी ऐसा कॉल आया है, जी जी, या फिर आपको कॉल तो कई बार आए हैं, लेकिन अननोन नंबर से आए हैं मैम, और पता चल जाता है प्रोफाइलिंग के हिसाब से हाँ, कि हाँ ये हमारे साथ कुछ इस तरीके की साइबर का वो कर रहा है, जाल फेंक रहा है हमारे ऊपर।
जाल फेंक रहा है। तो खैर अभी हम लोग काफी अलर्ट हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि कई सारे केस स्टडीज जो कि हम लोग यहाँ पे भी चर्चा करेंगे उन केस स्टडीज की, तो वो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये कुछ तो भी हमारे साथ गड़बड़ करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि ये गड़बड़ी की शुरुआत होती कैसे है। कई सारे साइबर अटैक्स के प्रकार है, जिसमें कि फिशिंग एक बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग का बहुत पॉपुलर प्रकार है। तो ये जो दिख रहा है, आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये एक ईमेल का टेक्स्ट है, जो ईमेल कभी किसी को गया है वीजा कंपनी से। तो यहाँ देखिए कि यूज ऑफ ट्रस्टेड कंपनी लोगो, यहाँ कंपनी लोगो जो है वीजा जैसे बोलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अटेंशन में आ जाते हैं कि नहीं, वीजा कंपनी का मेल है तो हमें इसको महत्व देना है। उसके बाद में यहाँ पे इस मेल में ये भी बोला गया है कि दिस ईमेल इज इन्फॉर्म you of a recent update we made to our systems to avoid service interruptions we require that you confirm your account as soon as possible। तो यहाँ पे एक वीजा कंपनी आपको बोल रही है कि आपका सर्विस इंटरप्ट करने के लिए सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए गए हैं, तो जो सर्विस इंटरप्शंस है उसको आपको अगर रोकना है तो आपको आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें देनी है। मैं जब जुड़ी थी तो मैं पुनः यहाँ इसी जहाँ हम लोग बातचीत करना एकदम से बंद कर दिए थे, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। तो जब मैं पुनः यहाँ पे जुड़ी आभासी पटल पर, तो कुछ बातें यहाँ पे चल रही थी कि हम लोग जो हमारे साथ फ्रॉड होते हैं, धोखाधड़ी होती है, उससे हम लोग उन्हें कैसे उभरा जाए। तो देखिए इसका एक ही मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि दुनिया में ऐसे दो ही तरीके के अभी लोग बचे हुए हैं, दो ही तरीके के लोग अभी अस्तित्व में हैं। एक जिनके साथ साइबर धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक्स के वो शिकार हो चुके हैं, और दूसरी कैटेगरी है कि वो सारे लोग साइबर फ्रॉड के या फिर साइबर अटैक्स के शिकार हो चुके हैं पर उनको पता नहीं है। दो ही तरीके की कैटेगरी है। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारे साथ ये नहीं होगा या फिर हमारे साथ में हम बहुत ज्यादा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये चोर पुलिस का खेल है। जितना हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं उतनी कई सारी नई तकनीकें सामने वाले के पास भी होती है। तो चलिए ये स्क्रीन पर बात करते हैं कि ये एक फिशिंग ईमेल है। फिशिंग ईमेल का प्रारूप है जिसमें कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी वीजा कंपनी की बात की जा रही है। कंपनी ये बोल रही है कि हमारे सिस्टम में कई सारे हमने अपडेट्स किए हैं, सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया है, इस वजह से आपकी जो सर्विस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको इस सर्विस का लाभ लेना है तो आप कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिंक है, ये लिंक यहाँ पर दिख रही होगी, ये यहाँ पर जो लिंक है ये दिख रही है, और इसका जो URL है वो भी आप देख सकते हैं, visa-secure.com। तो यहाँ जो लिंक दी गई है और यहाँ पे जो कंपनी का नाम दिया गया है, यहाँ एक पता चलता है कि हमारे लिए कितना भरोसेमंद है, क्योंकि हम लोग वीजा के कार्ड्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब ये कंपनी बोलती है कि इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने क्या क्या करना है। आपने तो अपना वो कंफर्म कर लेना है अकाउंट, फिर उसके बाद में वेरीफाई करना है वीजा कार्ड की इंफॉर्मेशन। अब वीजा कार्ड की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने का क्या मतलब हो गया कि आपको जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है वो डालना है, आपको उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है, आपको उसके ओनर का नाम डालना है, आपको हो सकता है कि पीछे जो दिया गया CVV नंबर होता है वो भी डालना है, और आपके कोई सीक्रेट क्वेश्चंस रहे होंगे वो भी डालना है। तो ये वीजा कार्ड पूछ रहा है, और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि आपका अकाउंट जैसे हो जाएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे, और फिर आप बिना हर्डल के, बिना डिस्टरबेंस के आप अपना वीजा कार्ड की सेवाएं ले सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो 3 स्टार है, 3 स्टार पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे प्लीज नोट बोला गया है, इफ यू फेल टू अपडेट योर वीजा कार्ड इट विल बी टेम्पररीली डिसेबल्ड। तो डर गई कोई भी व्यक्ति जो डर जाएगी और बोलेगी बाप रे, मुझे तो कल बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, इस वीजा कार्ड से मुझे कुछ लेन देन करना है, तो ये वीजा कार्ड अगर डिसेबल हो गया तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो इसी जद्दोजहद में हम लोग उस लिंक को क्लिक भी कर देते हैं, उस लिंक का जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो भी दे देते हैं, कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसे बोलेंगे हम लोग फिशिंग ईमेल। फिशिंग अटैक्स एक बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, और ये जो फिशिंग ईमेल्स है, ऐसे कई सारे ईमेल्स
आते हैं, कभी लॉटरी के ईमेल आएंगे, कभी डेबिट कार्ड के ईमेल आएंगे, कभी जुडिशियरी से ईमेल आएंगे। तो ऐसे ईमेल्स को आपको परख लेना है कि इस पे हमें विश्वास नहीं करना है। अब आगे कुछ हम लोग केस स्टडीज को देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छी भाषा का उपयोग कर अच्छी भाषा के साथ में इन सभी जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके साथ किस तरीके की धोखाधड़ी की गई। अब देखिए OLX में सेना अधिकारी की धोखाधड़ी, सेना अधिकारी धोखाधड़ी में एक तात्पर्य है कि बहुत बड़ी OLX कंपनी है, आपको पता है, सेकेंड हैंड सामान बेचने वाली। अब OLX में ये होता है कि किसी को अपना सामान बेचना है, किसी को जो सामान बेचने वाला है उसको खरीदार संपर्क करता है और खरीदार बोलता है कि मैं आपका सामान खरीदना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा है, उसने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। उसके साथ ही वो बोलता है कि मैं एक सेना का अधिकारी हूँ। अब जैसे ही सुन लिया कि ये सामने वाला सेना का अधिकारी है तो हमारी जैसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम तो जागृत हो ही जाता है। सेना का अधिकारी हमारी चीजें खरीद रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए, एक तरीके की सेवा हो जाएगी। इसी भावना को हम लोग आगे लेके जाते हैं और OLX में जो खरीदारी होती है तो सेना का जो प्रिटेंड करने वाला है, जो बोलता है कि मैं सेना का अधिकारी हूँ, वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, हमें क्या है, सेना में नकद भुगतान करने का वो नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स है, इसकी वजह से मैं आपको गूगल पे के माध्यम से भुगतान करूंगा। और गूगल पे के माध्यम से भुगतान करना मतलब क्या, वो इस तरीके का जो पैसे भेजने की बजाय वो पैसे का अनुरोध करने की लिंक उस विक्रेता के पास भेज देता है और बोलता है कि जैसे वो लिंक आएगी और लिंक पे आपको बोला जाएगा आपका UPI नंबर दर्ज कीजिए, और UPI नंबर दर्ज करने के बाद आपको जो पैसा है वो पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है कि UPI नंबर दर्ज करने के बाद उसको पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उसके खाते से पैसा चला जाता है। यहाँ पे उस केस में रियल टाइम केस है, ये 25,000 का नुकसान उस विक्रेता का हो जाता है। अब यहाँ पे किस तरीके से विश्वास बनाया जा रहा है और किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, ये आप देखिए कि केवल और केवल माध्यम है भाषा के माध्यम से ही ये सारी चीजें हो रही है। और एक दो स्टडीज है, केस स्टडीज कि QR कोड धोखाधड़ी में व्यक्ति को बेचना है सामान, ग्राहक आता है, ग्राहक बोलता है कि मुझे पेमेंट करना है, मैंने ये चीज खरीद ली है, और जो ग्राहक है वो बोलता है कि मैं आपका जो पेमेंट है वो ऐसे नहीं कर सकता, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा कीजिए आप ना मेरा QR कोड स्कैन कर दीजिए। तो जो व्यापारी है वो ग्राहक का QR कोड स्कैन करता है और QR कोड स्कैन करने के तुरंत बाद उसके SMS में एक मैसेज चला जाता है कि यू हैव टू एंटर दी सम OTP और सीक्रेट कोड। तो जो व्यापारी है उसको बोला जाता है कि ये सीक्रेट कोड आप एंटर कर दीजिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो व्यापारी करता है और ठीक उल्टा होता है जहां सेम OLX के फ्रॉड में या OLX के धोखाधड़ी में हुआ है। तो इस तरीके के कई सारे छोटे मोटे हादसे ही बोलेंगे, धोखाधड़ी के प्रकरण बोलेंगे हम लोग, ऐसे कई लोगों के साथ आज तक हो चुके हैं, होते आ रहे हैं और होने वाले भी है। और अब देखिए इस तरीके की जो स्क्रीन है जहां पर आपको पैसे के भुगतान का नहीं, पैसे का अनुरोध किया जाता है, तो ये स्क्रीन जब भी आप पेमेंट करते हैं तो हर स्क्रीन को बहुत आराम से, आसानी से और समय लेकर पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब यहाँ जो कुछ वित्तीय घोटाले हैं या बैंकिंग घोटालों की हम लोग बात करेंगे कि जैसे कभी हमें SMS प्राप्त हो जाता है बैंक से कि आपका KYC करना है, आपका KYC नहीं हुआ तो आपका बैंक खाता ब्लॉक हो जाएगा, आपका खाता बंद किया जाएगा। अब आपको उस बैंक से, ऑथराइज्ड बैंक से SMS की लिंक भेजी जाती है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाया जाता है जो कि बैंक जैसी ही दिखती है। केवल जैसा मान लीजिए कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, या जो भी बैंक होगी, ऑथराइज्ड बैंक होगी, उस बैंक की वेबसाइट पर लेके जाती है वो लिंक, और वो लिंक को उस वेबसाइट पर जैसे ही खुलती है
तो उसके जो भी क्रेडेंशियल्स है, जैसे कि ओटीपी हो गया या फिर उसका अकाउंट नंबर हो गया, वो मांगा जाता है। और चूंकि ये तो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, ऑफिशियल वेबसाइट दिखने के कारण सारी इंफॉर्मेशन वो आंख बंद करके देने लगता है और तुरंत ही उसके पैसे वहां से चोरी हो जाते हैं। वही चीज है, जब मैं जस्ट सेकेंड टाइम हुई थी तो वैसी ही बातें यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ हम लोग थोड़ी सी बाकी चीजों पर तो ध्यान दे ही रहे, बट एक चर्चा कर लेते कि देखिए नकली वेबसाइट जो खुल जाती है यहाँ पे, तो उस अटैक को बोलते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट ऐसा अटैक है जहां पे जो वेबसाइट आपको लगती है, जैसे अमेजोन की वेबसाइट हो या फेसबुक की वेबसाइट हो या किसी बैंक की वेबसाइट हो, तो वो ऑथराइज्ड बैंक जैसी लगती है, बट वो वैसी नहीं होती है। उसका स्ट्रक्चर वैसा होता है। तो आपको यूआरएल पर ध्यान देना है कि HTTPS लिखा है या फिर उसके वेबसाइट पे कुछ चेंजेस, यूआरएल में चेंजेस है, एड्रेस में चेंजेस है, ये सारी बातें ध्यान देनी है आपको। अब दूसरी केस देखिए कि व्यक्ति बोलते हैं आपका बिजली का कनेक्शन रातों रात कट जाएगा क्योंकि आपने बिजली का बिल भुगतान नहीं किया है। अब ये अगर ऐसा एसएमएस मेरे मोबाइल फोन पर आता है तो डेफिनेटली ऐसी चीज है कि मैं तो डर जाऊंगी, क्योंकि बिजली अगर कट गई तो मैं मेरा मोबाइल कैसे चार्ज करूंगी, मैं मेरे फेसबुक के अकाउंट्स कैसे एक्सेस करूंगी, मैं नेटफ्लिक्स कैसे देखूंगी, तो व्हाट्सएप पे चैट कैसे करूंगी। तो यहाँ बिजली का कनेक्शन का मतलब ये है कि बहुत परेशानियों का सामना। तो ये जो एसएमएस मिलता है, एसएमएस पे यही बोला जाता है कि आप इस नंबर से संपर्क करें। अब नंबर पे संपर्क करने के बाद एक व्यक्ति फोन उठाता है और बोलता है कि हम बोर्ड के अधिकारी है, बिजली बोर्ड का खुद अधिकारी यहाँ पे आपसे बात कर रहा है। तो भाई बहुत बड़े साहब है, बिजली बोर्ड के अधिकारी है, तो आपका तो विश्वास तो आना ही है, आप बिल्कुल रिस्पेक्ट से तो झुक जाएंगे कि वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो बोलता है कि आप ऐसा कीजिएगा, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक संवेदनशीलता का भी भाव है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको मदद करते हैं, आपका बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा, एम्पैथी है यहाँ पर। और पीड़ित को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का निर्देश मिलता है बिजली के अधिकारी से, और ये जो निर्देश है उस निर्देश का पालन किया जाता है, मोबाइल ऐप डाउनलोड होता है और वो जो ऐप है वो ऐप जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मोबाइल का रिमोट एक्सेस ले लेता है। अब यहाँ पे देखिए एक तो फिशिंग तो है ही, और एक और है इम्पर्सोनेशन, मतलब जो व्यक्ति वो नहीं है वो दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि वो बिजली बोर्ड का अधिकारी नहीं है, पर फिर भी वो पूरी तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अधिकारी हूँ। और दूसरा है कि यहाँ पर ट्रोजन डाउनलोड किया गया, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, मतलब आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं और क्या इंस्टॉल हो रहा है आपके मोबाइल पे ये आपको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का ट्रोजन है जिसे हम रैट बोलते हैं, रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन जैसे ही आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपके सारे क्रेडेंशियल्स, हो सकता है आपके पासवर्ड्स हो सकता है आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, सर्विस रिलेटेड हो या आपके बैंक खाते से रिलेटेड हो, सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेता है। और जिसका कंट्रोल कहीं रिमोट में बैठे हुए व्यक्ति के पास रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले लेता है, और आपके जो भी पैसे हो या फिर जिस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना हो, इस तरीके की चीजें की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ ये जो केस स्टडीज हम लोग देख रहे हैं, इसमें जब बातचीत हो रही है या फिर आपको एसएमएस आ रहा है, तो देखिए यहाँ भी एसएमएस आया है आपको, और इस केस में भी, इस केस स्टडी में भी एसएमएस आया है, तो हम इसे फिशिंग का ही एक प्रकार बोलेंगे जिसे स्मिशिंग बोला जाता है, फिशिंग थ्रू एसएमएस। और अब आप देखेंगे एसएमएस में भी भाषा है, आप ईमेल की जो टेक्स्ट है उसमें भी हमारी भाषा है, आप जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, अधिकारी दावा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, इसमें भी भाषा है। अब ये जो भाषा है, इस भाषा का सही में हम किसी को फिशिंग करने के लिए या विशिंग करने के लिए या स्मिशिंग करने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। कृपया उमेश जी बताइएगा कि इसकी आवाज आ रही है? हेलो उमेश जी? जी आ रही है जी। What is this regarding? Hello sir, I'm Swati Mishra calling from GHC Bank. So you have been a loyal customer. So we want to send you
on a free trip to Australia. On this trip, you can take up to one guest. So, who would you like to take along with you, sir? My wife? Oh, so sweet, sir. अंकल जी घूमना चाहते हैं और हमारा काम है उनको घुमाना. Sir, can you give me her name and your PAN card number, please? Yes. Her name is Parul Mehta. PAN number is... अंकल जी ने अपने बैंक सिक्योरिटी क्वेश्चंस के सारे जवाब दे दिए. So, when are you sending us? When would you like to go, sir? July is a birthday, no? Oh, that's great, sir. I have selected July. To confirm the month of July, please help me with the 6-digit international travel code that we have just sent you, sir. हमारा बोलने का मतलब OTP था, लेकिन जब हम इसको इंटरनेशनल ट्रैवल कोड बोलते हैं तो हमारा जो दिमाग है 7 वेकेशन मोड में चला जाता है. 4 5 2 6 1. थैंक यू सो मच, सर. देखो, हमने अंकल जी के OTP से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे ढाप लिए. You know, my wife will love this surprise. Yes, sir. This will be a big surprise. आपको क्या लगता है? आपके साथ नहीं हो सकता. ये जमतारा है, सबका नंबर आएगा. जी, तो यहाँ बोला गया है कि सबका नंबर आएगा. पहले हम बता चुके हैं कि 2 ही तरीके के लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है और जिनके साथ हो चुका है पर उनको नहीं पता है. तो सबका नंबर आएगा. चोर पुलिस का खेल है. अब देखिए, यहाँ पे जितने भी केस स्टडीज की चर्चा हमने की है और साथ ही में ये जो वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो था, उससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो विशिंग के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से किस तरीके से आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और आप धीरे धीरे उस जाल में फंस भी रहे हैं. आप धीरे धीरे उनके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं. और यहाँ जो भाषा का जो महत्व है या फिर भाषा को थोड़ा सा अगर हम लोग और गहराई से देखेंगे तो जो भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, केवल भाषा आपका आदान प्रदान या विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करती है, पर वो ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देती है जिसमें कि हम किस पर भरोसा करें या हम किस से डरे, ये भी हमें पता चलता है. जब मान लीजिए कि किसी का कॉल आ गया और किसी ने आपसे कहीं बंगाली में बात कर ली, तो डेफिनेटली मैं मराठी हूँ तो मुझे लगेगा नहीं ये तो अननोन कॉल है, मैं तो जानती नहीं हूँ बंगाली और ऐसे कैसे बात कर रहा है. तो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है. बट वही अगर अननोन कॉल है और वो मराठी में बोलता है ताई कैसे हैं आप, ये तो मुझे एक अपनापन लगता है. तो देखिए, ये भाषा है. बंगाली व्यक्ति बंगाली से बात करेगा, मराठी से बात कर रहा है, तो भाषा एक रिश्ता भी बना रही है. भाषा एक मनोवैज्ञानिक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे तैयार कर रही है कि हम किस पर विश्वास करें और किस से डरे. तो भाषा वैज्ञानिक रणनीतियां यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि कभी हमें इन केसेस में अर्जेंसी दिखाई पड़ रही है, कभी भय दिखाई पड़ रहा है, कभी अथॉरिटी भी दिखाई पड़ रही है, कभी सामाजिक प्रमाण दिखाई पड़ रहा है. तो जब अर्जेंसी की हम लोग बात करते हैं, तो जब कोई भी फ्रॉडेंट, कोई भी धोखेबाज आपको फोन कॉल के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कोशिश करता है कि जाल में फंसाया जाए, तो वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है कि जहां पे अर्जेंसी है, अभी सीमित समय के लिए ऑफर है या फिर अंतिम मौका है, आप तत्काल कार्रवाई कीजिए, आप अभी करो वरना हाथ से निकल जाएगा. या फिर ये बोला जाता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड ऑफर है या बहुत कम स्टॉक है, तो आप इसको ले लीजिए. तो इस तरीके की जो अर्जेंसी है वो उन वाक्यों में कॉमन होती है. वो शब्द जो होते हैं हर इसमें कॉमन होते हैं. कभी ऐसा होता है कि खाता बंद हो जाएगा या फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर आपके घर वालों को, आपके प्रियजनों को नुकसान हो जाएगा या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी. इस तरीके के डर पैदा करने वाले भी शब्द होते हैं. तो मनोवैज्ञानिक रणनीतियां इस तरीके से तैयार की जाती है कि सामने वाले को अर्जेंसी पता चले, सामने वाला डर जाए और जो व्यक्ति है वो
अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करता है कि मैं बैंक का अधिकारी हूँ, या फिर मैं बिजली कंपनी का अधिकारी हूँ, या फिर मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ, तो आधिकारिक रूप में जो भी व्यक्ति बात करता है तो हम लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। और साथ ही में इतना ही नहीं, आजकल फर्जी वेबसाइट से, पहचान पत्रों से अपनी प्रामाणिकता भी वो सिद्ध कर लेते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ और ये जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पर ये सूचना है, इस सूचना के अंतर्गत मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रस्ट या भरोसा पैदा करने की एक जो ट्रिक होती है वो होती है आपकी अथॉरिटी। मतलब आप इनपर्सोनेट करते हैं, आप खुद वो नहीं है पर आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम दिखाए सामने वाले को। साथ ही में ये भी होता है कि सोशल प्रूफ्स भी दिए जाते हैं कि देखिए इसमें अगर आप सभी निवेश करेंगे, कई सारे लोगों ने कर लिया है, उसका लाभ वो उठा रहे हैं, और कई सारे नकली प्रशंसा पत्र या टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाए जाते हैं और विश्वास दिलाया जाता है कि आपने वो करना है, आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो यहाँ जो भाषा है, भाषा में यही सारी स्ट्रेटेजीज कॉमन है। उस कॉमन स्ट्रेटेजीज या उस कॉमन रणनीति में भाषा वैज्ञानिक पैटर्न्स की पहचान करना हमारा बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आज भाषाई पैटर्न या भाषा मनोवैज्ञानिक पैटर्न पहचान करना ही भाषा प्रौद्योगिकी का यहाँ पर पक्ष है। तो ये जैसे पैटर्न्स में खास करके क्या होता है, पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं उसमें, कि देखिए धोखेबाज चाहता है कि ईमेल भेजे, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, या सोशल मीडिया के रिक्वेस्ट या फोन कॉल्स के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करते, ये कॉमन पैटर्न्स है। उसके बाद में जो आपकी भावनाएं होती है कि लालच है, आप में किसी चीज की चाह है, आपने किसी चीज का डर है, या फिर अकेलापन, या फिर सहानुभूति, इस तरीके के भावनाओं का दोहन करना और इस तरीके के वाक्यों का उपयोग भी करना। कि लालच मतलब आपकी लॉटरी लग गई, डर जैसे आपका खाता बंद हो जाएगा, सहानुभूति कि नहीं आप डरो मत, हम आपको उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, अकेलापन जैसे बहुत सारे रोमांस स्कैम्स होते हैं वो अकेलेपन की वजह से होते हैं, उस अकेलेपन की भावना का यहाँ पे दोहन किया जाता है। तो ये जो पैटर्न्स है ये कॉमन पैटर्न्स है जो कि हमें क्लियर मेंशन रहते हैं भाषा के माध्यम से। फिर गोपनीयता या दबाव, अक्सर जो पीड़ित एक दूसरे की सलाह लेने से वो रोक लेते हैं कि आप किसी को मत बताइए, आप अपनी प्रतिक्रियाएं मत दीजिए। इस तरीके की गोपनीयता का दबाव भी एक पैटर्न है। फिर हमेशा घोटाला हो या धोखेबाजी, धोखाधड़ी हो, उसमें संवेदनशील जानकारी की मांग की जाती है या फिर पैसों की। तो ये भी एक कॉमन है कि आपको पैसों की मांग की जाएगी, या फिर आपका ओटीपी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ओटीपी मांगा जाएगा, पिन मांगा जाएगा, या फिर पासवर्ड मांगा जाएगा। और ऐसे कई सारे अविश्वसनीय ऑफर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि आप यहाँ पे इतने पैसे भर दीजिए, मान लीजिए 50,000 भर दीजिए तो आपके जो इतनी जमीन है आपके नाम हो जाएगी, आपका वो लॉटरी लग जाएगी जिसमें आपको 5 करोड़ मिलेंगे। तो जहां पे विश्वास ही नहीं हो सकता, ऐसे अगर ऑफर्स है या ऐसे चमत्कार है, वो चमत्कार आमतौर पर सच नहीं होते पर लगने को बहुत अच्छे लगते हैं, और वही ट्रैप होता है, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। और ये जो लालच है, ये लालच है या फिर कुछ हमें पाने की चाह होती है, वही चाह हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंदा बन के रह जाती है। अब ये जो भाषा वैज्ञानिक पैटर्न है या मनोभाषा वैज्ञानिक पैटर्न्स है, यही हमारे भाषा प्रौद्योगिकी की नींव है, जहां पर हम लोग जितनी भी हमने केस स्टडीज देखी, जितने भी हमने पैटर्न्स देखे, उस पैटर्न्स को पहचानने का तरीका हमारे भाषा प्रौद्योगिकी में उपलब्ध है। तो जब हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भाषा हमारी एक शक्ति बन जाती है। भाषा हमारी, भले ही एक तरफ भाषा से ही अपराधी अपराध कर रहा है, देखिए भाषा से ही वो आपके भावनाओं का दोहन कर रहा है, और दूसरी तरफ भाषा हमारी शक्ति है जो कि हमें सुरक्षित रखती है, साइबर क्रिमिनल से बचाती है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये शक्ति कौन कौन सी है, क्या क्या भाषा प्रौद्योगिकी या फिर भाषा, प्राकृतिक भाषा संसाधन की कौन कौन सी तकनीकें हैं जो हमारे लिए आज जानना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम लोग साइबर फ्रॉड से या फिर साइबर अटैक से बच सकते हैं।
तो यहाँ देखिए कि फिशिंग या फिर स्पैम का पता लगाना। फिशिंग या स्पैम में हम देख सकते हैं कि बहुत अर्जेंसी है या फिर स्कैरसिटी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। कई सारे ईमेल्स में संदिग्ध लिंक होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाली पुरानी स्लाइड में वीजा से आया हुआ मेल है और उसमें एक लिंक दी गई है। अब ग्रामर भी अजीब सा होता है और अनपेक्षित अनुलग्नक होते हैं, जो संलग्नक होते हैं उसके वो भी अनपेक्षित दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे जो भाषाई पैटर्न्स है, ऐसे जो भाषाई पैटर्न जहाँ अर्जेंसी है, जहाँ पे सस्पिशियस लिंक्स है इत्यादि का जो समावेश होता है, ऐसी फिशिंग ईमेल्स या स्पैम ईमेल्स का पता भाषा प्रौद्योगिकी तकनीक से लगाया जा सकता है। तो देखिए, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को कई सारे फिशिंग डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, और जो प्रशिक्षित डेटा सेट है वो सारे के सारे जो पैटर्न्स अभी मैंने बताया कि लिंग्विस्टिक पैटर्न्स है, अर्जेंसी बताई जा रही है, आपका ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपका बिजली वो कट जाएगी या फिर आपका केवाईसी नहीं होगा तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, इस तरीके की जो अर्जेंसी है या फिर डर पैदा करने वाली भावना है, उस भावनाओं को ये जो डेटा सेट, ट्रेन डेटा सेट है, वो आराम से पकड़ लेता है उस पैटर्न को। और ये तकनीकी जो है, जैसे कि कीवर्ड एक्सट्रैक्शन हो गया, फिर आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, टेक्स्ट एनालिटिक्स हो गया, तो यहाँ ये सारी तकनीकें फिशिंग और स्पैम का पता लगाने के लिए आज के डेट में सक्षम है। आप देखेंगे कि गूगल पे आप स्पैम फिल्टरिंग इतने अच्छे से होता है कि आपको स्पैम दिखता ही नहीं है, सीधा स्पैम फोल्डर में वो चला जाता है। उसके बाद फेक न्यूज का पता लगाना कैसे होता है? भाषा प्रौद्योगिकी से फेक न्यूज का पता लगाने के लिए सिमेंटिक सिमिलैरिटी एनालिसिस की जाती है। देखिए, प्योरली भाषा प्रौद्योगिकी का आयाम है ये सिमेंटिक सिमिलैरिटी एनालिसिस। अगर हम लोग उसके और भी गहराई में जाएंगे तो वर्ड टू वेक जैसे जो भाषाई मॉडल्स है वो सिमेंटिक सिमिलैरिटी एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें कि सीबो है या स्कीप ग्राम है या कई सारे टेक्सचुअल मॉडल्स अभी आए हैं जो सिमेंटिक सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। अब चूंकि सिमेंटिक सिमिलैरिटी ही आप बोल सकते हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, विश्वास करने वाली है या नहीं है, तथ्यात्मक और विश्वसनीयता दोनों का जो मूल्यांकन है वो इस बेसिस पे हम लोग सिमेंटिक सिमिलैरिटी एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी समाचार हैं वो डीप लर्निंग मॉडल्स के माध्यम से वास्तविक समाचारों के साथ में कंपेयर किए जाते हैं, और इवन जो भाषाई अंतर है, सूक्ष्म भाषाई अंतर है, वो सूक्ष्म भाषाई अंतर भी वो पहचानने में आज सक्षम है। तो फेक न्यूज का पता भी हम लोग भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगा सकते हैं। देखिए, एक तरफ भाषा का जो प्रयोग है वो धोखाधड़ी के लिए हो रहा है, और वही भाषा का प्रयोग हमें साइबर सुरक्षित रखने के लिए भी हो रहा है। अब आगे सोशल इंजीनियरिंग का पता लगाया जा सकता है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग में कई सारे अटैक्स आते हैं, जिसमें कि वेलिंग है, फिशिंग तो बहुत बड़ा अटैक है। वेलिंग है कि किसी को टारगेट कर दिया जाता है, किसी बड़े व्यक्ति को टारगेट किया जाता है और कंटिन्यूअसली उसके साथ ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, फोन के माध्यम से कांटेक्ट बनाया जाता है, और फिर आधिकारिक प्रतिरूपण भी उसमें कई हद तक शामिल होता है। इम्पर्सोनेशन अटैक जिसे बोलते हैं, इम्पर्सोनेशन मतलब वही जो व्यक्ति नहीं है उसको वो दिखाना। और इस सोशल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में खास करके डर, लालच और सहानुभूति, वही जो हमारे जो भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है, उस तरीके से ही आपको मतलब जो दुर्भावनाएं पूर्ण इरादे या फिर उसका जो विश्लेषण है, एनएलपी के जो भावनात्मक ट्रिगर्स है, उन सभी को पहचानने का उस सोशल इंजीनियरिंग डिटेक्शन में आता है। अब ये जो सोशल इंजीनियरिंग डिटेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप फेसबुक पर है और फेसबुक पर आपको कई सारे आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कई सारे कि हाँ हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप अट्रैक्ट हो गए, आपने देखा कि हाँ ये जेन्युइन है, पर्सन अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से मिल रहा है, जुल रहा है, वो जो बातें करना। बट ये भी हो सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, वो सामने वाला व्यक्ति वो ना होते हुए कुछ और हो और आपको फंसाने का षड्यंत्र कर रहा हो।
तो बार बार ये बहुत बार होता है फेसबुक में या फिर कई सारे छोटे छोटे डेटिंग एप्स है, उसमें होता है कि आपको इस तरीके से फंसाया जाता है, आपके साथ बहुत प्यारी बातें की जाती है और आखिरी में एक बार आपका विश्वास प्राप्त होने के बाद आपको बोला जाता है कि मैं एडमिट हूं और मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है। और जैसे ही देखा कि अरे अपनी इतनी जो रोजमर्रा में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए, ऐसे व्यक्ति ने पैसे मांगे तो आप तो भैया दोस्ती निभाने में नंबर 1 है, आप दे देंगे। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स है, जो देखिए यहाँ पे भावनात्मक ट्रिगर आ गया, भावनात्मक ट्रिगर जो बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत प्यार भरी बातें कर रहा था, सडनली वो पैसे मांगने लगा है। तो ये जो ट्रिगर्स है, ये ट्रिगर्स यहाँ भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। सेंटिमेंट का विश्लेषण भी होता है, सकारात्मक टोन है आपकी, नकारात्मक है या तटस्थता की टोन है। अब मनोवैज्ञानिक हेरफेर का जो पता लगाने के लिए हम लोग ध्रुवीयता या फिर तीव्रता का भी मूल्यांकन करते हैं कि कितना तीव्र आप बात कर रहे हैं, कितने इंटेंसिटी है इस वाक्य में, या फिर भावनात्मक बदलाव भी उसमें कितना है। तो सेंटिमेंट विश्लेषण में जो टेक्स्ट की भावनात्मक टोन है, अगर वो भी पता चल जाते हैं, वो पता चलने से कई लोगों की जानें भी बची हुई है। तो सेंटिमेंट विश्लेषण भी भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा सकता है और यहाँ पे साइबर फ्रॉड्स या साइबर अटैक से भी इसके माध्यम से बचा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो होता है, बट साथ ही में आज बहुत बड़ा प्रश्न आता है साइबर बुलिंग का। जो टीनेजर्स है आज बहुत ज्यादा मीडिया पे रहते हैं, बहुत फेसबुक यूज करते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया कनेक्शन से, तो उनको उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है और जब वो किसी के साथ बात करना शुरू कर देते हैं और अगर उनका उत्पीड़न शुरू हो गया तो वो देखेंगे कि वहां पर कुछ अपमानजनक शब्द भी आने लगते हैं, घृणित भाषा भी आती है, कुछ आक्रामकता भी होती है उसमें, और इतना ही नहीं कुछ हानिकारक वाक्य पैटर्न्स भी होते हैं। तो ये जो पैटर्न्स है ये पकड़ने में भी आज फेसबुक या फिर मेटा जैसी कंपनियां, अमेजोन हो गया, वो टिंडर हो गया, ऐसी कंपनियां आज उस पर अभी काम कर रही है इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये बहुत बड़ा जिसे बोलेंगे कि हो जाएगा जहां पे साइबर बुलिंग जैसे अपराधों को भी पकड़ा जाएगा, जिसमें कि कोई भी बच्चा जहां एक तरीके से सुसाइड तक केसेस गई है साइबर बुलिंग के माध्यम से। तो डीप लर्निंग या फिर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स जो होती है, बर्ड जैसी मॉडल्स होती है, वो भाषा की बारीकियों को पहचानती है और यहाँ किसी भी प्रकार का शब्द हो, घृणा शब्द हो, अपमानजनक शब्द हो, ऐसे शब्दों को वो पहचान के वहीं पे उसको ब्लॉक कर देती है। बहुत बड़ा हम बोलेंगे कि उपलब्धि है भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। अब नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एक आयाम है भाषा प्रौद्योगिकी का, और यहाँ पे जो टेक्स्ट में हमारे व्यक्ति का नाम या फिर लोकेशन का नाम या फिर संस्था का नाम, रुपया हो या फोन नंबर हो, नंबर्स की पहचान, ऐसी कई एंटिटीज को पहचाना जाता है। अब इस एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जब हम कोई कंपनी या किसी संस्था से आपको फोन आता है, कोई वेबसाइट पर जाने को बोला जाता है, तो आप उस एंटिटी रिकॉग्निशन की मदद से, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन की मदद से जो संदिग्ध संस्थाएं हैं, संदिग्ध व्यक्ति है, उनके नाम है, उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको कंपेयर किया जाता है जो वास्तविक है और जो फेक है उसमें। तो यहाँ पर भी वो ब्लॉक हो जाती है, हम उन तक नहीं पहुंच जाते। एक तरीके की देखिए ये सारी तकनीकें हमारे लिए एक ढाल बनकर या फिर एक सुरक्षा कवच बनकर काम करना शुरू कर दी है। अब देखिए जब हम लोग अभी डीप फेक की बात करेंगे, डीप फेक में आपको आप ही की आवाज में आपने हेलो बोल दिया, फोन पे एक वाक्य बोल दिया, तो आप जैसा ही आवाज आज डीप फेक जैसे एआई मॉडल्स में तैयार हो जाता है और आपको लगेगा उमेश जी की हर्षलता पेटकर मैडम ही बात कर रहे हैं और आपको फोन कॉल आ जाए। तो ये जो एएसआर की तकनीक, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन की जो तकनीकें है, जिसमें कि वक्ता की आवाज में जो बायोमेट्रिक विशेषताएं है, जैसे कि पिच हो गया, उसका टोन हो गया, उच्चारण की गति और लय, इसका जो विश्लेषण होता है
इस विश्लेषण के आधार पर डीप फेक आवाजें भी पकड़ में आ जाती है। अब डीप फेक आवाजों में जो कि हमें रियल लगने लगती है, पर ये जो मॉडल्स है, एएसआर बेस्ड मॉडल्स, वॉइस प्रमाणीकरण मॉडल, आज उस डीप फेक आवाजों को भी पता कर लेते हैं, जबकि हमारा मनुष्य कान उसको पता नहीं कर सकते। बट ये एएसआर मॉडल्स, एएसआर तकनीकें आज के डेट में इतनी संपन्न है कि वो धोखाधड़ी वाले कॉल्स के विश्लेषण भी कर सकती है। उसके बाद में संदिग्ध उच्चारण, क्रिप्टेड भाषा का भी वो पता कर सकती है और भावनात्मक उसमें पैटर्न्स की भी तलाश कर सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी भाषा की शक्ति है। फॉरेंसिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखिए, अगर कोई लेखक किसी पर्टिकुलर विषय पर लिख रहा है तो उसके लेखन में एक विशिष्ट प्रकार का पैटर्न होता है। उसमें वाक्य संरचना का एक अलग सा ही, जिसे बोलेंगे कि व्याकरणिक दृष्टि से या फिर आवृत्ति की दृष्टि से उनकी शैली होती है लिखने की। तो यहाँ पर जो व्यक्ति लिख रहा है उसका विराम चिन्ह का पैटर्न हो गया, व्याकरण का पैटर्न हो गया, या फिर कुछ त्रुटि करने का पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स की हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से या भाषा प्रौद्योगिकी दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स ओरिजिनल जो लेखक है उस लेखकों के शैली का अध्ययन करके अन्य टेक्स्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये ईमेल ओरिजिनल है या फेक। तो देखिए यहाँ पे भाषा भरोसा प्राप्त करने का माध्यम है और भाषा ही भरोसे धोखेबाज का एक साधन है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाता है कि भाषा धोखेबाज का साधन है। भाषा के माध्यम से ही सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है। बट एक तरफ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भाषा प्रौद्योगिकी अपराध एवं धोखाधड़ी को रोक सकती है, साइबर बुलिंग की पहचान कर सकती है, सोशल इंजीनियरिंग के टैक्टिक्स को पहचान सकती है, फिशिंग या स्पैम को भी वो पहचान सकती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए किस तरीके से काम कर सकती है, ये भी हमने देखा। और साइबर फ्रॉड करने का जो माध्यम है वो केवल भाषा है, और वही भाषा हमारी ढाल भी, हमारा कवच भी है। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।